स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए पहले हमको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में सबसे अच्छे से समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप के होते हैं, दैट इज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पहले से पढ़ा हुआ है ये कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों अपोजिट चार्ज है, तो वो दोनों क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। और फिर अगर सेम चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, या नेगेटिव नेगेटिव हो तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। अब आती है बात चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज जब भी कोई मेटल जो है, एक होता है कि मेटल अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि वो कटायन बनाता है, पहले से पढ़ा हुआ है 9th क्लास में। और अगर नॉन मेटल है और एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो एक नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाता है, तो वो नेगेटिवली चार्ज एटम बनाता है, तो वहां से चार्ज आता है। अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, और इलेक्ट्रॉन जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज है, जिसपे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम का चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। चार्ज की जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ चार्ज होती है कूलॉम। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और चार्ज की जो SI यूनिट होती है वो होती है कूलॉम। अगर हम चार्ज की अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो एक कूलॉमिक चार्ज में जो फोर्स एग्जर्ट होता है वो 9 × 10⁹ न्यूटन फोर्स एग्जिस्ट करता है, वो भी ऐसे चार्ज पे जो 1 मीटर की डिस्टेंस पे एक दूसरे से रखे हो। तो 1 मीटर की डिस्टेंस पे मान लीजिए कोई चार्ज रखा है, दोनों चार्ज हैं, और ये चार्ज इस पे जो फोर्स करेगा, वो फोर्स जो होगा वो 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स इस पे जनरेट करेगा, इस चार्ज से इस चार्ज पे। और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो इतना, और इतने एक कूलॉम जो होता है वो इतना न्यूटन फोर्स जनरेट करता है। एक कूलॉम जो चार्ज होता है 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स दूसरे चार्ज पे जनरेट करता है। इसी तरह इससे निकल के आता है कि 6.25 × 10⁻25 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक कूलॉम चार्ज में इलेक्ट्रॉन होते हैं पूरे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलॉम is equal to 6.25 × 10⁻25 electrons. इलेक्ट्रॉन। इसके बाद कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में हमने पहले से पढ़ रखा है कि कंडक्टर वो होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो कर जाती है, और वो कंडक्शन की प्रॉपर्टी कहाँ से शो करता है, जैसे ही मेटल जैसे एक कंडक्टर है और मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही कंडक्शन की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर की तरफ निकल जाता है तो वो एक कटायन बना लेता है, और जैसे ही वो मेटल से बाहर निकलता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को हम मेटल में इजीली मूव करा सकते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए मेटल क्या कहलाता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इंसुलेटर होते हैं वो जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाती, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो
उसमें नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए जैसे रबर हुआ, प्लास्टिक हुआ, ये सारे क्या हैं, इंसुलेटर्स हैं। अब इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ से ये चार्ज से फिर हम इलेक्ट्रिसिटी पे आएंगे। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो दो टाइप्स की होती है। इलेक्ट्रिसिटी टू टाइप्स की होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जैसे हम क्लाउड्स में देखते हैं, जो वो थंडरिंग होती है, वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो स्टैटिक होती है, क्योंकि वहां पे चार्ज मूव नहीं करता, चार्ज स्टैटिक होता है, तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है, जैसे कि थंडरिंग। और करंट इलेक्ट्रिसिटी जहां पे चार्ज मूव कर जाता है वहां पे करंट जनरेट हो जाता है, उस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि हम अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं, तो वो कहाँ पे यूज होती है, जो होम इलेक्ट्रिकल सिस्टम, होम इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो यूज होती है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है। ये हुई दो टाइप की इलेक्ट्रिसिटी। अब बात आती है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे जनरेट होता है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा दें किसी भी मेथड से, कैसे भी इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराते हैं, जाहिर सी बात हमको फोर्स देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए। तो फोर्स देना पड़ेगा, तो वो फोर्स कहीं से तो एग्जिस्ट करेगा, तो वो फोर्स हम लगाएंगे उस पर और इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, जिसके ओवरऑल जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वहां से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा। हमेशा ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है कंडक्टर में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में कंडक्टर में करंट फ्लो करती है। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन को फ्लो कैसे कराया जाए, उसका एक टर्म आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से शो करते हैं, और ये V क्या दिखाता है, V वोल्ट होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है V होता है और वही से वोल्ट, इसको लिखते हैं वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, हमको किसी भी यूनिट चार्ज को, या पॉजिटिव चार्ज कह लें, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक हमको मूव कराना है, तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आता है, जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा सकते हैं। तो ऐसा वर्क डन जिससे हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट तक ले जा सकें, ऐसे वर्क को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W जो कि वर्क डन है, वर्क अपॉन चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, दैट इज W अपॉन Q। ये होता है V का फार्मूला। V क्या है, वोल्ट है, यानी W अपॉन Q वर्क पर कूलम्बिक चार्ज। यानी अगर किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमको इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक ले जाना है, तो हमको इतना वर्क करना पड़ेगा, जितना वर्क करना पड़ेगा वही वोल्ट होगा। ठीक है, तो वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज की यूनिट कूलम्ब। तो यहां से आता है जूल पर कूलम्ब, जिसको हम कहते हैं वोल्ट। यहां से वोल्ट आता है। ठीक, इसके बाद आती है बात पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस
वही चीज है, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, हम दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस देखते हैं वर्क डन का। दो पॉइंट के बीच में हमने कहा था पहले कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एक इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट के बीच में जितना वर्क डन करना पड़ता है चार्ज को मूव कराने में, वो हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताता है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक्चुअल में जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं अपने अप्लायंसेस पे जो हमारे घरों में आता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमको कोई, जैसे ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में हमको चार्ज को फ्लो कराना है। अब चार्ज फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, हम अज्यूम करते हैं कि इस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो कर रहा है, तो इस पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, इसका टोटल जो वर्क डन होता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वो क्या आता है, वो यही होता है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, इसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सेम वही बात है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल खाली इंफिनिटी से हम किसी पॉइंट तक ले जाने में, सेम वही बात है इंफिनिटी, मान लीजिए हम किसी बी पॉइंट से ए पॉइंट के बीच में या ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में वर्क डन करा रहे हैं, तो उस दोनों के बीच में वर्क डन हम देख लेंगे कितना वर्क डन आ रहा है उस चार्ज को फ्लो कराने में, तो वो हम V इज इक्वल टू W अपॉन Q से मिल जाएगा हमको। तो वो जो होता है उसकी यूनिट होती है वोल्टेज, को हम वोल्ट कहते हैं या वोल्टेज। अब बात आती है इक्विपमेंट जिससे हम करंट को मेजर करते, वोल्टेज को मेजर करते हैं। तो वोल्टेज को मेजर करने के लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर voltage measurement is voltmeter। इस वोल्टमीटर के जरिए हम वोल्टेज को कभी भी कहीं पे भी किसी भी कंडक्टर में हम वोल्टेज को नाप लेते हैं, हमको वोल्ट की शक्ल में वो वोल्टेज हमको मिल जाता है। तो जैसा, और इसको हमेशा कैसे जोड़ते हैं, कंडक्टर से हमेशा ये पैरेलल में जुड़ता है। वोल्टेज जब भी होगा कंडक्टर से, वोल्टमीटर जो भी होगा वो कंडक्टर से पैरेलल में जुड़ेगा। मान लीजिए ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, कोई भी एक वायर है, ये उसका सिंबल है, कोई भी एक वायर एक कंडक्टर है, उस पे जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस या मेजरमेंट करने की बात करेंगे तो हम उसमें वोल्टेज को पैरेलल सर्किट में जोड़ेंगे। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है ये आगे समझ में आएगा रेजिस्टेंस वाले उसमें। सिर्फ इतना समझ लीजिए, इससे ये पैरेलल में है, यहाँ से ये पैरेलल में, क्योंकि दो पॉइंट के बीच में हम वोल्टेज डाल रहे हैं। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। यहाँ से बैटरी से या एक्सटर्नल सर्किट से यहाँ पे हम करंट को फ्लो करा रहे हैं। ये करंट आई फ्लो कर रही है, ये करंट आई यहाँ से जाएगी और यहाँ से करंट आई इधर। ये जो होगा वोल्ट मीटर, इस ए और बी के ये दोनों पॉइंट के बीच में हमको वोल्टेज बताएगा कि क्या वोल्ट आता है। दूसरी चीज, इसको पैरेलल ही क्यों लगाते हैं, पैरेलल इसलिए लगाते हैं ताकि इसमें से, चूंकि इसका हाई रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज में, रेजिस्टेंस इसका हाई होता है, और रेजिस्टेंस का मतलब होता है करंट को रोकने की ताकत। जितना करंट रुक जाए या किसी फ्लो कराने से किसी भी कंडक्टर में करंट जितनी क्वांटिटी में या जितने पावर से रुक जाता है उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। अब रेजिस्टेंस इसका जितना ज्यादा होगा करंट उससे उतनी कम फ्लो करेगी। अब करंट जितनी कम फ्लो करेगी उतना ही ज्यादा इसकी इफिशियंसी उतनी ज्यादा होगी। तो रेजिस्टेंस इसका सबसे कम होता है, इसलिए इसको पैरेलल लगाते हैं ताकि कम से कम करंट इसमें फ्लो कर सके और हम इन दोनों पॉइंट के बीच में वोल्टेज को मेजर कर सकें।
अब बात आती है इलेक्ट्रिक करंट, जो हो गया इलेक्ट्रिक वोल्टेज। इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम आई से शो करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट कब प्रोड्यूस होता है? जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है किसी भी डायरेक्शन में, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस पे जो हम वोल्टेज कंडक्टर पे अप्लाई करते हैं, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो मान लीजिए कोई कंडक्टर ये है, ए और बी टर्मिनल के बीच में हम करंट को अप्लाई करते हैं। करंट यहां से फ्लो की इसके अंदर जाएगी, सॉरी अभी पहले हमको इलेक्ट्रॉन फ्लो समझना है। जैसे ही हम बैटरी से इसको कंडक्टर को जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू होगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, और वो पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, तो जैसे ही कंडक्टर में बैटरी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वो नेगेटिव चार्ज रिपेल करते हैं, कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो कर जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। और जैसे ही वो फ्लो करता है तो करंट फिर ऑटोमेटिकली फ्लो करने लगती है इसके अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब ये नेगेटिव टू पॉजिटिव होकर के आया है। करंट कहां से फ्लो करेगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव, मींस करंट फ्लो करेगी ये आई, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन के फ्लो की। इसके बाद आती बात इलेक्ट्रिक करंट जो है, इसकी यूनिट एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की। एसआई यूनिट एम्पियर। अब ये एम्पियर आती कहां से? चार्ज पर सेकंड जितना चार्ज किसी कंडक्टर से फ्लो करता है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज हम कहते हैं इसको इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज यानी पर सेकंड जितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं Q अपॉन T। Q जो है ये चार्ज है, T जो है वो सेकंड में होगा। Q अपॉन T यानी कूलॉम पर सेकंड, और इसी कूलॉम पर सेकंड को हम क्या लिख देते हैं? एम्पियर। ये होगी एसआई यूनिट एम्पियर। तो करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर। दूसरी बात, एक मिली एम्पियर जो होता है वो 1/1000 एम्पियर के बराबर होता है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर जो होता है वो 1 एम्पियर के बराबर होता है, जिसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻6 एम्पियर। यहाँ पे ये यूनिट कन्वर्जन है, यानी 1 मिली एम्पियर अगर दिया है तो हम इसको एम्पियर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर दिया है तो 10⁻6 एम्पियर। यहां तक हो गया। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, करंट को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं एमीटर। क्या कहते हैं? एमीटर।
एमीटर यूज करते हैं करंट मेजरमेंट के लिए। जब भी करंट नापना रहेगा तो हम एमीटर यूज करेंगे। एमीटर में ए लिखा हुआ होता है उस पे, उसके इस मीटर स्केल पे। तो वो और हमेशा कंडक्टर के हमेशा उसको सीरीज में लगाते हैं एमीटर को। ये 2 पॉइंट है ए और बी, यहाँ पे करंट हम अप्लाई कर रहे हैं बैटरी से, यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है आई, ये एमीटर लगा हुआ है, ये कंडक्टर है, करंट फ्लो कर रहा है। हमेशा क्या करेंगे, इससे सीरीज में लगाएंगे। यहाँ पे ये सीरीज में है, ये सीरीज का मतलब इन टू एंड कॉम्बिनेशन, इससे इसका एंड इसके एंड से जुड़ा हुआ है कंडक्टर के एंड से, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन में आता है। कोई टर्मिनल नहीं है कि एक टर्मिनल से 2 टर्मिनल के बीच में, तो वो क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन ये सीरीज में है। सीरीज में क्यों जोड़ते हैं, ताकि इसमें से इंटायर करंट फ्लो करा सकें। इसमें ये एमीटर है, इसको करंट ही मेजर करना है ताकि पूरी की पूरी करंट इसी से फ्लो होकर के जाए, तो हमको करंट की रीडिंग इसमें मिल जाएगी। इसीलिए सीरीज में लगाते हैं करंट एमीटर को। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ओम्स लॉ, तो हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने एक लॉ दिया था, उन्होंने एक लॉ बनाया था, उसके थ्रू एक फॉर्मूला जनरेट किया था कि उन्होंने कहा था कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, किसी कंडक्टर के बारे में कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो जो करंट फ्लो करती है कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है वोल्टेज के। या हम ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर ना बदले, तो फिर कंडक्टर में जो वोल्टेज अप्लाई होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर applied voltage is directly proportional to the current flow in a conductor, that is क्या लिख सकते हैं, V is proportional to I। मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग अगर प्रोपोर्शनलिटी 30 है, अगर हम उसको इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो V is equal to एक कांस्टेंट आ जाता है, that is R into I। यहाँ से ये ओम्स लॉ है जो कि निकल करके आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो R इंटू आई के प्रोडक्ट के बराबर होता है। आई तो करंट होता है, लेकिन R क्या होता है, यहीं से रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आता है। R जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है। R क्या होगा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट पैदा करता है। करंट के फ्लो में जो चीज रुकावट पैदा करे उसको कहते हैं रेजिस्टेंस, फ्लो नहीं होने देती। ये बात ये है, ये था ओम्स लॉ, और ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे रहेगा। ये कंडीशन ये रहेगी जरूर इसके स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट तो पूछा जाता है। इसी में एक चीज आती है वी आई ग्राफ। वी आई ग्राफ वी आई ग्राफ ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो वो चलेगा, एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है। तो एक्स एक्सिस में v हम लिखेंगे और वाई एक्सिस पे हम आई लिखेंगे। यहाँ पे करंट, यहाँ पे वोल्टेज, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज। तो इसका जो ग्राफ बन के आता है वो लीनियर होता है।
क्योंकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इज प्रोपोर्शनल टू I। V जितना इंक्रीज करेगा उतना I इंक्रीज करेगा, तो उसी हिसाब से। और ये प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है, जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, उतना ज़्यादा करंट जनरेट होगा। ये फोर्स एक तरह का वर्क डन है और ये उसका रिजल्ट देता है I करंट की शक्ल में। तो V इज प्रोपोर्शनल टू I, यानी V जितना इंक्रीज करेगा, जितना पॉइंट आएगा उतना वो आएगा। फिर आती है बात यहाँ पे रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस जिसको हम R कहते हैं। रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू I आ होता है, R इज इक्वल टू V ऑन I। इसकी यूनिट कैसे आएगी, V की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, I की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर जो होता है वो होता है ओम। इसको हम क्या लिखते हैं, ओम। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में ग्रीक वर्ड में ये लिखा जाता है, ये ओम है और ये वोल्ट पर एम्पियर, उसी को हम क्या लिख देते हैं, ओम। और रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम होती है। SI यूनिट कभी भी पूछे तो SI यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की, SI यूनिट जो होगी ओम। ये SI यूनिट की बात हो गई। अब जब भी इससे इस ग्राफ से अगर हमको रेजिस्टेंस निकालना है तो इसका स्लोप जो मैथमेटिकल तरीके से जो स्लोप निकाला जाता है उससे हम इसका स्लोप निकालेंगे, तब जाकर के इससे हम रेजिस्टेंस उसका निकाल लेंगे। अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो वो क्वेश्चन लगाने पे तो फिर समझ में आएगा कि कैसे दिया रहता है। एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट दिए रहते हैं या बी और आई के दिए रहेंगे, उससे हम ग्राफ में देख लेंगे कि कौन कैसा स्लोप है, स्लोप के फार्मूले से हम वो निकाल लेंगे रेजिस्टेंस का। बहुत मेन चीज है कि फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं। रेजिस्टेंस सबसे पहले इसका अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करें तो रेजिस्टेंस क्या होता है, वो इंक्रीज कर जाता है, यानी R इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। R जो होगा वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा, जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतना R इंक्रीज होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, R is directly proportional to length of conductor। इसका क्या मतलब, लेंथ ऑफ कंडक्टर अगर हम बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाएगा, यानी वायर अगर खूब लंबा कर दिया जाए, जो भी वायर हम यूज करते हैं, तो उसका रेजिस्टेंस बहुत तेजी से इंक्रीज कर जाएगा उसी हिसाब से, इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ के। तीसरी चीज है R is inversely proportional to cross sectional area of conductor wire। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर वायर का मतलब ये होता है, जैसे ये चाक है, इसका जो ये वाला बेस वाला एरिया है, ये इसको कहते हैं, अगर हम इसको ऐसे सेक्शन कट करें तो इसका ये वाला एरिया बाहर की तरफ आएगा। तो वायर भी कुछ इसी फॉर्म का होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म का। वायर को भी अगर हम कट करें तो ये सर्कल जैसा एरिया दिखेगा एक, तो ये जो एरिया होगा इसको हम क्या कहेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से ये आता है, अगर हम इसको यहाँ से निकालें तो R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, R इज प्रोपोर्शनल टू 1/D²। D क्या है,
R इज प्रोपोर्शनल टू 1/d²। इसमें d क्या है, डायमीटर ऑफ वायर, जितना वायर का डायमीटर होगा उसके बराबर ये d को कहते हैं। तो d² कहाँ से आ गया, क्योंकि एरिया जो होता है वो होता है पाई r स्क्वायर, और r जो होता है वो d/2 होता है। तो हम ये दोनों चीज तो कांस्टेंट है, तो इक्वालिटी जब लगी हुई है तो वो हमको d² ही सिखाता है प्रोपोर्शनलिटी के साथ, क्योंकि ये दोनों तो कांस्टेंट है तो इसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ से ये d² आता है, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब ये हुआ कि जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया हम बढ़ाएंगे, वायर जितना ज्यादा मोटा होगा, वायर जितना ज्यादा डायमीटर में इंक्रीज करेगा उतना रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मतलब डायमीटर जितना इंक्रीज करेगा रेजिस्टेंस घट जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। यानी अगर हम थिक वायर लें तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और अगर हम थिन वायर लेते हैं तो रेजिस्टेंस उसके कंपेयर में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। उसके बाद बात आती है रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी इसको हम रो से दिखाते हैं, रो से शो होती है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हर एक कंडक्टर की अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कहने का मतलब ये है कि वो कभी भी बदलेगी नहीं। कोई भी कंडीशन चेंज हो जाए, चाहे टेम्परेचर चेंज हो जाए, चाहे लेंथ चेंज हो जाए, चाहे क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो जाए, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। लेकिन रेजिस्टेंस क्या होता है, वो सिर्फ प्रॉपर्टी होती है उस कंडक्टर की कि वो बदलती रहेगी। फैक्टर अफेक्टिंग बताया किस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, जिस पे डिपेंड करता है उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस बदलता रहता है। लेकिन रेजिस्टिविटी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। ये वायर अगर थिक है, थिन है, लेंथ लॉन्ग है, लेंथ शॉर्ट है, कभी नहीं चेंज होगा। हाँ, रेजिस्टिविटी कब चेंज होती है, जब नेचर ऑफ मटेरियल चेंज हो जाता है। मतलब अगर हम कॉपर का वायर लिए हैं तो उसमें रेजिस्टिविटी दूसरी होगी एज कम्पेयर टू स्टील वायर में। और इसीलिए कहते हैं कि सिर्फ ये रेजिस्टिविटी जो डिपेंड करती है वो सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। मटेरियल बदल जाएगा वायर का तो रेजिस्टिविटी बदल जाएगी, अदरवाइज नहीं बदलेगी। कॉपर का वायर कोई भी होगा, कितना भी शॉर्ट होगा, कितना भी लॉन्ग होगा, कितना भी डायमीटर में थिक या थिन होगा, वो रेजिस्टिविटी उसकी वही की वही रहेगी। रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, R इज प्रोपोर्शनल टू L होता है। L फॉर लेंथ ऑफ द कंडक्टर वायर, जो वायर हमारा रहता है। और हम जानते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू 1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। तो यहाँ से निकल कर हम इसको ओवरऑल लिख सकते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। ये होता है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद R इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो इक्वल टू आएगा, और जैसे ही हटाएंगे तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज रो L/A। तो यहाँ से रो आ जाएगा R इंटू A/L। ये हो गया रेजिस्टिविटी, R इंटू A/L। रेजिस्टिविटी जो होती है वो कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या उस पर नहीं डिपेंड करती। नेचर ऑफ मटेरियल पे सिर्फ डिपेंड करती है वो। नेचर ऑफ मटेरियल अगर उसका चेंज हो जाए तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। उसके बाद रेजिस्टिविटी का जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की SI यूनिट कैसे आती है, क्योंकि रो इज इक्वल टू क्या है, R इंटू A/L। यहाँ से हम SI यूनिट निकाल सकते हैं। R की यूनिट ओम, इसकी यूनिट A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, दैट इज मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाई L की मीटर यूनिट होती है, को पता है, मीटर से इसका स्क्वायर खत्म, ये हो जाएगा ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। ये होगी रेजिस्टिविटी की यूनिट।
SI यूनिट। सिल्वर के कंपेयर में कॉपर की रेजिस्टिविटी उससे ज़्यादा होती है, उससे कम होती है। सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है। सिल्वर वायर की रेजिस्टिविटी जो होती है वो कॉपर वायर के कंपेयर में उससे बहुत कम रहती है। तो कॉपर वायर की रेजिस्टिविटी होती है वो होती है 1.69 × 10⁻⁸। कॉपर के लिए क्या होती है रो 1.69 × 10⁻⁸ ओम मीटर रेजिस्टिविटी की जो SI यूनिट है। और फॉर सिल्वर, सिल्वर को क्या लिखते हैं Ag। सिल्वर के लिए जो रो होती है वो होती है 1.60 × 10⁻⁸ ओम मीटर। ये इससे कम है थोड़ा सा, तो ये सबसे कम होती है सिल्वर की रेजिस्टिविटी, इसीलिए करंट बहुत अच्छा कंडक्टर भी होता है सिल्वर। एलॉय हम कहाँ यूज करते हैं जहाँ पे हमको रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि एलॉय की रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है। एलॉय होता है मैग्नीन, नाइक्रोम और कॉन्स्टेंटम, इस टाइप के एलॉय होते हैं जो कि कई मेटल से मिल करके बने होते हैं। तो वो एलॉय जो होते हैं वो अपने जो पेरेंट मेटल होते हैं उनसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी रखते हैं। तो वो जहाँ पे यूज होते हैं हीटिंग इफेक्ट के लिए यूज होते हैं, जहाँ पे हमको हीट चाहिए होती है, करंट के थ्रू हीट हमको चाहिए होती है, वहाँ पे एलॉय यूज करते हैं। तो रेजिस्टिविटी जो होगी हमेशा एलॉय की सबसे ज़्यादा होगी, एलॉय की रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी और उसी तरह से रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होगा एलॉय का। एलॉय के टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस डिपेंड भी नहीं करता है। टेम्परेचर एलॉय का कितना भी हो रेजिस्टेंस वहाँ नहीं डिपेंड करेगा एज कम्पेयर टू कंडक्टर। कंडक्टर में होता है कि टेम्परेचर डिपेंड करता है, लेकिन एलॉय में टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसे नाइक्रोम है, इसका वायर जो होता है आयरन में या गीजर वगैरह में इसमें यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो हीटिंग इफेक्ट देता है। करंट जैसे ही फ्लो करती है तो इतना ज्यादा रेजिस्टेंस उसने प्रोवाइड करा रखा है नाइक्रोम वायर या इस तरह के एलॉय के वायर जो होते हैं, तो जिसकी वजह से हीट बहुत जनरेट होती है। जब भी हम किसी चीज को फ्लो कराने से रोकेंगे तो वो जिस चीज जो रेजिस्ट कर रहा है उसके अंदर खुद ब खुद हीट जनरेट होने लगेगी और वही हीट का यूज हम हीटिंग इफेक्ट में कर लेते हैं करंट। तो जैसे हम आयरन प्रेस करते हैं, कपड़े को प्रेस करते हैं, उसमें भी क्या होता है नाइक्रोम का पूरी एक सिस्टम होता है, जिससे क्या होता है कि जब उसमें करंट को फ्लो कराते हैं तो वो नाइक्रोम वायर पूरी तरीके से हीट हो जाता है, यानी रेड हॉट तक पहुंच जाता है। या हीटर में जो है उसमें भी वही चीज़ नाइक्रोम की स्प्रिंग रहती है पूरी, और उसमें जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो वो क्या करता है कि वो पूरी तरीके से रेड हॉट हो जाता है, लेकिन वो ऑक्सीडाइज नहीं होता। नाइक्रोम की एक और खासियत होती है कि वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है, वो सिर्फ रेड हॉट तक पहुंचता है, एकदम रेड हो जाता है। तो वहाँ पे वो हीटिंग इफेक्ट देने लगता है। क्यों रेड हो जाता है? क्योंकि वो अपोज करता है बहुत ज़्यादा करंट का, रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है उसकी। इसी तरह बल्ब को हमने देखा, बल्ब में भी जो फिलामेंट वाले बल्ब आते थे उसमें क्या होता है कि जो उसका फिलामेंट होता है वो भी, उसमें भी जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसमें भी करंट का फ्लो रुकने के लिए रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो भी एलॉय होता है। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे भी हीटिंग इफेक्ट आता है। लेकिन हमको बल्ब से क्या मिलती है? लाइट मिलती है, क्योंकि वो ग्लो करने लगता है, हीट की वजह से वायर पूरा ग्लो करने लगता है। अब दूसरी चीज है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है कि कोई वायर जो होता है वो कितना, रेजिस्टेंस का मतलब होगा कि कोई वायर में कितना
कोई वायर भी कोई भी है वो कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा रहा है, अगर हम किसी भी कॉम्बिनेशन में उसको जोड़ दें तो दो ही कॉम्बिनेशन हो सकता है, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम पहले पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में आता है कई रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में जुड़े होते हैं, तो वहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन आता है। जैसे कि इंड टू इंड वो कनेक्ट रहेंगे, एक ये कंडक्टर है उसमें कुछ रेजिस्टेंस होगा, ये दूसरा कंडक्टर है इसमें कुछ रेजिस्टेंस होगा, ये मान लीजिए R1 रेजिस्टेंस का है, ये R2 रेजिस्टेंस का है। यहाँ पे हमने क्या किया, वोल्टेज अप्लाई किया बैटरी से, यहाँ पे हमने वोल्टेज अप्लाई किया तो करंट फ्लो की यहाँ पे, और आल सर्किट में ऐसे करंट फ्लो की। वोल्टेज हमने बताया दो टर्मिनल के बीच में वोल्टेज बढ़ जाता है, जैसे यहाँ पे भी दो टर्मिनल आया, एक ये टर्मिनल और एक ये टर्मिनल, ऐसे यहाँ इन दोनों के बीच में दो टर्मिनल आया, इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस ये एक रेजिस्टेंस ये, वोल्टेज यहाँ पे V1 इसके लिए हो जाएगा और V2 इसके लिए हो जाएगा, तो ये वोल्टेज बढ़ जाएगा। और ओवरऑल बैटरी क्या दे रही है, V वोल्ट दे रही है, और यही V वोल्ट किस में बढ़ जा रहा है, R1 में और R2 में बढ़ जा रहा है। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे V इज इक्वल टू हमको पता है I इंटू R होता है। यहाँ पे क्या है, I ये टोटल रेजिस्टेंस R1 और R2 दोनों से वो पास होकर के फिर से वो पूरी करंट फ्लो करेगा पूरी सर्किट में। I नहीं चेंज होगा, लेकिन वोल्टेज जो होगा वो दोनों में बढ़ जाएगा, क्योंकि वो सीरीज में जुड़ा हुआ है और दो टर्मिनल के बीच में हम लेते हैं वोल्टेज को, वहां पे नापते हैं, इसलिए वो दोनों बढ़ गया है। यहाँ V1 हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा, हम एज्यूम करते हैं ऐसा। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, जैसा कि सर्किट में दिख रहा है, ये अप्लाइड वोल्टेज है बैटरी का और ये दोनों बटा हुआ वोल्टेज है। तो यहाँ से हम निकालेंगे, क्योंकि V इक्वल टू IR होता है तो I तो वही रहेगा, लेकिन R1 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि V1 वोल्टेज से है, प्लस यहाँ पे I वही रहेगा, V2 से R2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, और V की जगह लिख सकते हैं I इंटू R, I इंटू R इक्वल टू I इंटू R1 प्लस I इंटू R2। अब यहाँ पे I R इज इक्वल टू I कॉमन लेंगे तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, I कैंसिल, R इक्वल टू R1 प्लस R2। यानी अगर ये R क्या है, ये जो है R, इसको कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर R सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली जोड़ देंगे, R1 प्लस R2 कर देंगे तो हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। इसी तरह 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना भी रेजिस्टेंस जुड़ा होगा उसको हम डायरेक्टली ऐड कर लेंगे, उससे हमको रेजिस्टेंस मिल जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब बात आती है पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। पैरेलल का मतलब है कि हम एक दूसरे के वो पैरेलल जुड़े होंगे, जैसे ये एक रेजिस्टेंस है, दूसरा ये दो टर्मिनल के बीच में जुड़े हैं। मान लीजिए ये R1 है, ये अज्यूम करेंगे R2 है, और यहाँ पे हम बैटरी को वोल्टेज अप्लाई करते हैं V वोल्ट,
क्योंकि करंट यहाँ से फ्लो करेगी। तो करंट जब इस टर्मिनल में बैठेगी पहुँचेगी तो यहाँ पे ये दो पार्ट में बढ़ जाएगी, I1 पार्ट होगा, ये दूसरा पार्ट I2 हो जाएगा, क्योंकि उसको दो पाथ मिल गया करंट को फ्लो कराने के लिए, एक ये पाथ और एक ये पाथ। तो करंट क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी दो पार्ट में, I1 और I2। I2 R2 से पास होते हुए यहाँ पे I2 जाएगी और ये I1 R1 से पास होते हुए I1 इधर आएगी और ये दोनों टर्मिनल पे ऐड हो जाएंगी I2